हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राई फॉर टाइरोज। दिस इज गौरव पांडे। आज के इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 9 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यह वीडियो क्लास 9 के सभी बच्चों के लिए तथा उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता व लोकतंत्र की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा, निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी है। फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक व सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन का समय 1789 से लेकर 1799 के बीच में था, और इसके आगे नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करके कुछ हद तक इस क्रांति को और आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को उसके पद से हटा दिया गया, मतलब कि राजतंत्र का पूरी तरह से अंत हो गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। संपूर्ण विश्व में राजतंत्र को नुकसान होने लगा। नए गणतंत्र व उदार प्रजातंत्र का उदय हुआ। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा बन के उभरी। स्वतंत्रता व समानता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार बन गई। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में सामंतशाही का अंत हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, समाजवाद की स्थापना हुई और वहाँ की पूरी जनता में सामाजिक समानता व राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। तो आइए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहले लुईस 16 के बारे में देख लेते हैं, जिसका जन्म 23 अगस्त 1754 में हुआ, वर्साय के महल में। यह बूरबोन राजवंश से संबंधित था। लुईस 16वां यह भी बूरबोन फैमिली से रिलेटेड था, जो जिसका राज तिलक या राज सिंहासन जिसको 1774 में मिला। 1774 में से 74 में इसे सिंहासन पर बैठाया गया, जब इसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुई। यह जब फ्रांस की क्रांति के समय जब राजतंत्र का पूरी तरह से अंत हुआ, जब राजतंत्र खत्म हुआ, तो उस समय यह फ्रांस का आखिरी राजा था। कौन? लुईस 16वां। लुईस 16वां जो ये फ्रांस का अंतिम शासक था। कब? जब वहाँ पर राजतंत्र का पूरी तरह से अंत हुआ। जब 1774 में लुईस 16वां को सिंहासन पर बैठाया गया, तो इसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी और इसके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपने राज्य को संभालने की, क्योंकि पूरा जो साम्राज्य था वह पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। बट ही इज़ नॉट एबल टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ फ्रांस। लेकिन वह योग्य नहीं था फ्रांस की सिचुएशन को संभालने के लिए। वहाँ की जो स्थिति थी इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसे संभालना इसके बस में नहीं था। ही कैन नॉट टेक डिसीजन बाई ओन, इवन ही कांट रूल द सजेशन ऑफ हिज ओन मिनिस्टर। क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी कि यह खुद, इसकी उम्र इतनी नहीं थी कि यह खुद कोई डिसीजन ले सके, और जो इसके मंत्री थे वो इतने सब भ्रष्ट हो गए थे, इतने करप्ट थे कि उनके सजेशन पे यह खुद कोई उनकी बात को मान नहीं सकता था, उनके सजेशन पे भी रूल नहीं कर सकता था। बिकॉज इन द पावर ऑफ लुइस 14 देयर वाज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एंड ऑल्सो देयर वाज अ टायरेनिकल गवर्नमेंट रूलर बिकम करप्ट एंड यूजेस हिज पावर टू फर्दर हिज ओन इंटरेस्ट। हुआ ये कि जब लुईस 16वां का शासन चल रहा था, तो उस समय पावर का केंद्रीय, मतलब जिसका शक्ति थी साम्राज्य की, उसका क्या हुआ? केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। मतलब जो पूरे साम्राज्य की शक्ति थी वह पूरी तरह से राजा के हाथों में चली गई। मतलब जो शक्ति का केंद्र था वह राजा था। कुछ भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो सिर्फ वह राजा के हिसाब से होगा। और वहाँ पर एक टायरेनिकल गवर्नमेंट, जिसे हम निरंकुश सरकार कहते हैं, टायरेनिकल गवर्नमेंट का समय चल रहा था, जहाँ पर जो रूलर होता है वह बिल्कुल करप्ट हो जाता है और वह अपनी शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपने हिसाब से करता है, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वह शक्ति का प्रयोग करता था। तो समय इतना बुरा हो चुका था वहाँ का कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना बुरी तरीके से साम्राज्य अपना चलाया था, ऐसे शासन किया था कि वहाँ पब्लिक जो थी वो बिल्कुल ऊब चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। तो ऐसे में लुईस 16वां जो लुईस 16 था, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी अपने साम्राज्य को सँभालने की। और वहाँ की जो साम्राज्य की स्थिति थी, इतना ज़्यादा कर्ज़ था उनके ऊपर कि उसको सँभालना बहुत मुश्किल हो चुका था। एज़ किंग लुईस 16
फोकस्ड प्राइमरली ऑन रिलीजियस फ्रीडम एंड फॉरेन पॉलिसी। राजा के तौर पर जो लुई 16 था उसने सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता और जो विदेश नीति थी उस पर काम करना स्टार्ट किया। ही हिमसेल्फ फेल्ट वो फुली अनक्वालिफाइड टू रिजॉल्व द सिचुएशन। वह खुद भी मतलब अपने आप मन में सोचता था कि उसने मतलब वह प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकता, मतलब जो वहाँ की सिचुएशन है उसे वो सॉल्व नहीं कर सकता। आगे आइए देखते हैं क्या कैसी स्थिति थी वहाँ की। बैड फाइनेंशियल कंडीशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी क्या थी, वो बहुत बुरी हो चुकी थी। एम्प्टी ट्रेजरी हो गई थी, मतलब जो वहाँ की संपत्ति थी, जो खजाना था, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जो वहाँ का जिसे बोलते हैं राजकोष, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय से चल रहे युद्ध, जिसमें जो उनके पहले के राजा थे वो तरह तरह कितने युद्ध लड़ चुके थे कि उसमें उनका जो पूरा खजाना था, वह पूरा जो धन था, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और ऐसे में एक राज्य को चलाना लुइस सोलहवां के सामने ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी। हेल्पिंग अमेरिका अगेंस्ट ब्रिटेन एडेड मोर देन वन लिब्रे डेप्ट ऑन फ्रांस। इसके साथ अ, फ्रांस ने अमेरिका की मदद की ब्रिटेन के अगेंस्ट में। उसके जो 13 उपनिवेश थे उसको छुड़ाने के लिए इसने अमेरिका की मदद की ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन ब्रिटेन जो है वो अमेरिका और फ्रांस दोनों का उस समय एक कॉमन एनिमी था, मतलब उनका दोनों का दुश्मन था। तो उसके लिए उससे निपटने के लिए उन्होंने अमेरिका की हेल्प की। और इस हेल्प के थ्रू मतलब जब हेल्प किया तो उससे फ्रांस के ऊपर लगभग 1 मिलियन लिब्रे का और उनके ऊपर कर्ज आ गया। इसके पहले उनके ऊपर खुद ही लगभग 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज पहले ही था, लेकिन उसके बाद 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन लिब्रे का और उनके ऊपर कर्ज आ गया। लिब्रे क्या है? लिब्रे है वहाँ की करेंसी, फ्रांस की करेंसी है लिब्रे। मतलब जब 1794 के पहले का जो समय था वहाँ तक लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी। और उस समय जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसके ऊपर लगभग 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, इतना उनके ऊपर डेब्ट था। और जब उन्होंने अमेरिका की हेल्प की तो उसके बाद उनके ऊपर लगभग 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज और आ चुका। और इस तरह से जो लेंडर्स थे जिन्होंने उनको लेंड किया था मनी, उन्होंने बोला कि अब वो 10% इंटरेस्ट और इंक्रीज कर देंगे अपने लोन पर। तो जिन्होंने उनका जो लोन था, लोन पर 10% इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया गया। ये सभी जो इतना पूरा खेल हुआ इन सब के थ्रू इन सब के माध्यम से जो फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन थी वह पूरी तरह से बिखर चुकी थी। और इस तरह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ का राजा था, वो क्या हुआ, एक प्रकार से भाई उसके ऊपर जोर पड़ा कि वह अब क्या करे, अपने साम्राज्य में टैक्स को इंक्रीज करे, क्योंकि उसी के माध्यम से ही उसे कहीं ना कहीं पैसे की इनकम होगी और उसके थ्रू वह अपने लोन को क्या कर पाएगा, पे कर पाएगा। तो उसने क्या किया फिर, टैक्स को इंक्रीज करने का एक डिसीजन लिया। जो फ्रांस का, अब आगे देखते हैं फ्रांस की जो सोसाइटी थी वह कैसे डिवाइड थी, मतलब उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या क्या वहाँ पे क्या कैसी स्थिति थी उस समय की फ्रांस की सोसाइटी की। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो थ्री स्टेट में डिवाइड थी, जिसमें फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड ई स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सभी आते थे। मतलब पहले स्टेट में जो क्लर्जी थे वो सब आते थे, सेकंड वाले में नोबिलिटी, और थर्ड में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वकील थे, और जो अ, मजदूर थे जिनके पास खेती नहीं थी, जो खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, वे सभी थर्ड ई स्टेट में आते थे। In the three state, only the member of the third estate paid tax, and the remaining two state enjoys their privilege by birth. इन तीनों इस स्टेट में सिर्फ जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे वही केवल टैक्स को पे करते थे, जिसमें क्या कौन कौन आते थे, मर्चेंट आते थे, लॉयर्स आते थे, और पीजेंट्स आते थे। तो ये सभी जो बिजनेसमैन थे ये सभी क्या करते थे, केवल इन्हीं के ऊपर ऐसा था कि वो टैक्स को पे करें, जबकि बाकी जो दो स्टेट फर्स्ट और सेकंड के थे जिसमें क्लर्जी और नोबिलिटी आते थे, इन सबको कुछ ऐसे अधिकार थे, ऐसे विशेष अधिकार थे जो उनको जन्म से मिले हुए थे। उन सभी को ये बढ़िया से अपना उसका आनंद उठा रहे थे। और इन्हें टैक्स पे करने का कोई मतलब इनको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें
जन्म से ही अधिकार मिला था कि उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे नीचे जो झुका हुआ इंसान है, ये थर्ड ई स्टेट के लोग हैं, और उनके ऊपर सेकंड और फर्स्ट ई स्टेट वाले भी क्या हुए हैं, लदे हुए हैं। मतलब अपना पूरा जो बोझा है उनके ऊपर डाल दिए हैं। मतलब कि अब जितना भी टैक्स पे करना है वो फर्स्ट और सेकंड के नहीं, केवल थर्ड ई स्टेट के लोग ही पे करेंगे। टाइथ एंड टाइल ये क्या प्रकार, एक प्रकार से टैक्स था। तो टाइथ अ टैक्स लिवाइड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। टाइथ एक प्रकार का टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था। मतलब जो चर्च के जो क्लर्जी थे वो क्या करते थे, उनके मतलब ये टैक्स लगाते थे थर्ड ई स्टेट के लोगों के ऊपर, जिसमें उन्हें जितना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था, जितना उत्पादन होता था कृषि करने के बाद, उसका 1/10 मतलब उसका 1/10वां भाग, 1/10 पार्ट क्या करना था, टाइथ के रूप में चर्च को देना पड़ता था। और टाइल एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स था जो कि इस स्टेट के द्वारा लगाया जाता था। इसके अलावा ऑल द टैक्सेस वर अप्लाइड ओनली द थर्ड ई स्टेट। देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्सेस except tithe and tile levied on article of daily life consumption like food, salt, tobacco, bread, etc. टाइथ और टाइल तो टैक्स लगते थे, उसके अलावा भी ऐसे ढेर सारे टैक्स थे जो केवल थर्ड ई स्टेट पे लगाए जाते थे, फर्स्ट और सेकंड पे नहीं, केवल थर्ड ई स्टेट के लोगों पर लगाए जाते थे। और ऐसे और भी टैक्स थे जो कि डेली लाइफ की जो यूजें हैं, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जिसमें दूध हुआ, खाना हुआ, उनके ब्रेड हुए, और जो अन्य चीज़ें हैं जो उनके डेली यूज की हैं, उन पर भी क्या हुआ, तमाम तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे, जिससे वहाँ की जनता क्या हुई, पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, वहाँ पर ऊब चुकी थी। सबसिटेंसेस क्रिसिस मतलब वहाँ पे जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। तो आइए देखते हैं जीवन संकट कैसे उत्पन्न हुआ, क्या समस्या थी वहाँ पर। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। मतलब 1715 में वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वह 23 मिलियन के आसपास थी, लेकिन 1789 तक वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन के अराउंड, मतलब वहाँ तक उसकी जो पॉपुलेशन थी इंक्रीज कर गई थी। और पॉपुलेशन के इंक्रीज करने के जब मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई तो वहाँ पर लोगों की जो डिमांड थी वो भी एक्सीड कर गई। और जब डिमांड इंक्रीज करेगी और सप्लाई डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर डिसबैलेंस होना तो फिक्स है। और यहाँ पे वही हुआ कि डिमांड एक्सीड सप्लाई, डिमांड क्या हुई, सप्लाई से ज़्यादा हो गई, और ऐसे में वहाँ की जो स्थिति थी और ख़राब होती चली गई। ड्रॉट एंड हिल्स डिस्ट्रॉय द हार्वेस्ट। ये तो ठीक था कि अभी डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई कम हो रही थी, साथ ही साथ कभी कभी वहाँ पर सूखा पड़ जाता, कभी कभी तूफान आ जाते जिससे वहाँ की पूरी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती थी। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन होता था वो और भी कम होता चला गया, तो ऐसे में सप्लाई करना और भी मुश्किल होता चला गया। बेसिक नीड और बेसिक मीन ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। और जो वहाँ की बेसिक नीड थी, जो मतलब बुनियादी आवश्यकता थी, बेसिक मीन ऑफ लिवलीहुड, जो जीवन यापन करने के जो साधन थे, वह क्या हुए, खतरे में थे। मतलब वहाँ पर व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल में था। और ऊपर से लगाया गया टैक्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा उन पर टैक्स लगाया जा रहा था, इन सभी चीज़ों से पूरी जो वहाँ की पब्लिक थी वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। देयर वर नो इंक्रीमेंट इन द वेजेस विद द राइज इन द प्राइस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। क्या हुआ कि अब जब ऐसी स्थिति बनती चली गई तो ऐसे में हुआ ये कि जो वेजेस थे वो तो राइज़ कर रहे थे, लेकिन जो प्राइस मतलब जो उनको एक प्रकार से बोल सकते हैं मज़दूरी, मतलब जो मज़दूरी जो मिल रही थी, उसमें तो कोई इंक्रीज़ नहीं था, लेकिन जो वस्तुओं की जो आर्टिकल्स थे उसका जो प्राइस था उनमें लगातार इंक्रीमेंट होता रहा। मतलब कि जो वहाँ उनके डेली यूज़ की चीज़ें थी उनके प्राइस में तो इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उनके वेजेज़ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे में मतलब चीज़ों को खरीदना उनके लिए और मुश्किल हो गया। जो वहाँ के लोग थे उनके लिए जो डेली यूज की चीज़ें थी वही लेना काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा था। तो ऐसे में जो गरीब और अमीर के बीच की जो उनका गैप था वो और बढ़ता चला गया। एन अटेम्प्ट टू एंड द प्रिविलेजेस। अब जो लोगों के जो जो विशेषाधिकार मिले थे किनको, फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट के लोगों को, उनको मतलब उनके विशेषाधिकार को ख़त्म करने का एक प्रयास किया गया। किसके द्वारा, जो वहाँ की पब्लिक थी उनके द्वारा ही कुछ एक प्रयास किया गया। लोगों जो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के लोग थे उनके
विशेषाधिकार को, उनके प्रिविलेजेस को एंड करने का एक अटेम्प्ट किया गया। व्हेन द पीजेंट्स एंड वर्कर वर फेसिंग फेलियर to bring about a change in the social and economic order, then there were a social group emerged in the 18th century who had access to education and had become prosperous. जब वहाँ के जो मजदूर थे और जो वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स थे, वो क्या कर रहे थे, लगातार असफलता का सामना कर रहे थे। किसके लिए? सोशल और इकोनॉमिक में चेंज लाने के लिए। मतलब सोशली और इकोनॉमिकली जो वहाँ कंडीशन थी, उसमें चेंज लाने के लिए वो लोग प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन बार बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। और फेलियर का सामना क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि उनके पास लैक था किसका? साधन का। मतलब साधन की कमी थी। और उनके पास जो मतलब अब कैसे सोशली और इकोनॉमिकली कैसे उनको चेंज किया जाएगा, मतलब कोई ना कोई उसका एक साधन का प्रयोग किया जाएगा, कुछ प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, सोशली और इकोनॉमिकली चेंज लाया जाएगा। लेकिन उनके पास ये सब चीज़ों की कमी थी और ऐसे में सोशली और इकोनॉमिकली चेंज करना काफ़ी मुश्किल था। तो ऐसे इस समय में 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक ऐसे सोशल ग्रुप का इमरजेंस हुआ। मतलब ऐसे लोग वहाँ पर आए जो क्या थे, थोड़े बहुत शिक्षित थे और जिनके पास कुछ धन संपदा थी। मतलब उनके पास कुछ ऐसे धन थे जिसके माध्यम से वह सोशली और इकोनॉमिकली चेंज करने के लिए सक्षम थे। और उन्होंने प्रयास किया जो फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट के लोग हैं उनके विशेषाधिकार को ख़त्म करने के लिए। और इस ग्रुप के अंतर्गत जैसे मतलब जो ये ग्रुप था जो इमर्ज हुआ 18th सेंचुरी में फ्रांस में, उसके अंतर्गत लॉयर्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड अ सोशल ग्रुप who earned their wealth through on overseas trade and from the manufacture of good and that were either exported or bought by the rich member। मतलब इसके अंतर्गत ये जो ये ग्रुप था जो थोड़ा सा एजुकेटेड था या थोड़ा सा प्रॉस्पेरस था, इसके अंतर्गत लॉयर्स आते थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने धन को खुद से अर्न किया है। मतलब जो वो व्यापार करते करते थे, जो चीज़ें बनाते थे, उनको क्या करते थे, बाहर उसका सप्लाई करते थे, उसको निर्यात करते थे बाहर किसी और जगह पर, और उससे जो उनको धन मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसको खुद वो मतलब अपने पास इकट्ठा करके रखे थे। और ऐसे लोगों ने मतलब ऐसे लोग ये सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, एक प्रयास किया वहाँ पर फर्स्ट और जो सेकंड ई स्टेट के लोगों को जो प्रिविलेजेस मिले थे उनको ख़त्म करने का एक प्रयास किया। John Locke and Rousseau put forward their idea that society based on freedom and equal law and opportunity for law। जॉन लॉक और रूसो जो एक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को पेश किया, मतलब अपने विचारों को दिया और बताया कि जो फ्रेंच की जो सोसाइटी है वह फ्रीडम और इक्वल लॉ, मतलब ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सबको स्वतंत्रता मिले और सबके लिए एक समान प्रकार से नियम बनाए जाएं। मतलब और जितने भी लोग हैं सभी को क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं। ऐसी एक सोसाइटी के मतलब ऐसी सोसाइटी का जो विचार था वो जॉन लॉक और रूसो जैसे फिलोसफर्स के द्वारा पेश किया गया। जो वहाँ की पब्लिक थी उनके सामने बार बार उसे बताया गया कि जो यहाँ की जनता है उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें उनके लिए समान प्रकार से नियम बनाए जाने चाहिए और उनको समान तरह से उनको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दे सेड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंड पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज एबिलिटी। उन्होंने कहा कि जो समाज है वहाँ पर किसी भी ऐसे स्टेट को कोई भी प्रिविलेजेस बर्थ से नहीं मिलेगा। मतलब जन्म से जो विशेषाधिकार मिले हैं लोगों को, वो लोगों को नहीं दिए जाने चाहिए, मतलब उन्हें नहीं मिलने चाहिए। और जो पर्सन है सोसाइटी के, उनकी जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी उनकी एबिलिटी के हिसाब से। मतलब जो लोग एबल हैं जिस चीज़ के लिए, उनको उसी के हिसाब से उनके पद को दिया जाएगा। मतलब उनकी जो पोजीशन है उनके एबिलिटी के हिसाब से मिलेगी। किसी को बाई बर्थ कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। मतलब जो इंसान जिस चीज़ के योग्य है उसे वही चीज़ दिया जाएगा। ऐसे लोग जो योग्य नहीं हैं, अयोग्य हैं, उनको कोई भी विशेषाधिकार ना दिया जाए। ये जॉन लॉक और रूसो जैसे फिलोसफर जो कि फ्रांस के फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने क्या किया, अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एब्सोल्यूट राइट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, टू treatises of government, the famous book written by Locke। In it he denied the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। ये जॉन लॉक की एक बुक है द टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया
कि जो राजा की जो एब्सोल्यूट पावर है और डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, मतलब जो राजा की एक शक्ति है, और हम मानते हैं, मतलब वहाँ के लोग मानते थे कि उसके पास एक दैवीय शक्ति है, मतलब वह देवता के समान है राजा। तो इन्होंने क्या किया, उसको डिनाई किया, मतलब उसको नकार दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब किसी भी राजा के पास कोई दैवीय शक्ति हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता। मतलब इन्होंने अपनी बुक टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में राजा की दैवीय शक्ति और जो उसकी एब्सोल्यूट पावर है उसको पूरी तरह से नकार दिया। किसने? जॉन लॉक ने। Rousseau suggested that the idea of democracy in France and said that government based on social contract between people and their representative। और रूसो जिन्होंने मोनार्की का पूरी तरह से विरोध किया और वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स के बारे में बताया और कहा कि जो वहाँ की जो फ्रेंच की गवर्नमेंट है वह पूरी तरह से बेस्ड होनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर, मतलब कि जो समाज के लोग हैं उनके, मतलब वह सभी एक प्रकार से हिस्सेदार होंगे पूरे गवर्नमेंट को चलाने में। मतलब कि जो लोग हैं वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चलाई जाए। तो रूसो ने फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की का विरोध किया और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड को वहाँ पर उसके उन्होंने डिस्क्राइब किया और बताया कि जो वहाँ का पूरा साम्राज्य है वो लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, मतलब कि लोग खुद अपने हिसाब से पूरे वहाँ के जो साम्राज्य है उसे चलाने का प्रयास करें। मॉन्टेस्क्यू सजेस्टेड द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर इन फ्रांस। वहीं पे मॉन्टेस्क्यू जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे, उन्होंने अपना विचार दिया डिवीजन ऑफ द पावर इन फ्रांस। उन्होंने फ्रांस में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने उनकी जो बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द फेमस बुक रिटन बाय द मॉन्टेस्क्यू, इन हिज बुक ही प्रपोज द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में अपनी विचार को प्रस्तुत किया और उन्होंने वहाँ पर अपने शक्ति के सिद्धांत को लिखा और बताया कि जो गवर्नमेंट है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसके आगे दीज आइडियाज ऑफ द फिलोसफर वर स्प्रेड बिटवीन द पीपल ऑफ फ्रांस बाय द न्यूज़पेपर, बुक्स एंड डिस्कस एट द पब्लिक प्लेसेस। और जो ये सब विचार थे वहाँ के जो दार्शनिक थे, जैसे रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, जॉन लॉक हो गए, वॉल्टेयर हो गए। वॉल्टेयर भी वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा कि जो शासन करने की शक्ति है, जो सत्ता की शक्ति है, वह पूरी तरह से जनता के हाथों में होनी चाहिए। मतलब जनता अपने हिसाब से पूरे शासन को संभाले, मतलब वह अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करे और उसके थ्रू वहाँ पर पूरा शासन चलाया जाए। तो ऐसे में इन सभी दार्शनिकों के जो विचार थे उसे लोगों के द्वारा, मतलब उन्हें लोगों के बीचों में, मतलब जो पब्लिक थी उनके बीच में उसे स्प्रेड किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। और जो वहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पर जाकर लोगों के सामने बार बार उसे बोला जा रहा था, बताया जा रहा था उनसे कि जो निरंकुश सरकार है उसका अंत करने का अब समय आ चुका है, मतलब उसे अब खत्म करने का समय है, पूरी तरह से मोनार्की को खत्म किया जाए और जो शासन मतलब सत्ता है वो पूरी तरह से जनता के हाथों में आनी चाहिए। ऐसे में जो दार्शनिकों के विचार थे उन्हें पुस्तकों में, मतलब जो वहाँ की बुकें थी और जो न्यूज़पेपर थे वहाँ सब पर उसे बार बार से पब्लिश किया जा रहा था और लोगों के सामने पेश किया जा रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने बात किया कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसका बेस कैसे तैयार हुआ, मतलब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई और रीज़न क्या क्या था। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में मैंने पढ़ा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे, उसका आउटब्रेक हुआ, कैसे फ्रांस की क्रांति सामने आई लोगों के सामने, कैसे उसका स्टार्ट हुआ, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।